तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमे क्लासेस, है ना। और हमने मैट्रिक्स चैप्टर कर लिया, डिटर्मिनेंट, और अभी जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट। और आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। दूसरा, पीएनसी से रिलेटेड, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरी जो बात करेंगे, हम करेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहली बात, डिटर्मिनेंट क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर मैं किसी एक नंबर का लिखूं, जैसे 2 का मोड लगा दिया, इसको हम डिटर्मिनेंट, और मैट्रिक्स में भी हमने बातें की है ना। तो जैसे -2 का डिटर्मिनेंट, तो 2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है 2, -2 का -2, मोड नहीं है ये। ठीक है, कभी -2 को हटा के सीधा 2 लिख दो, नहीं, मोड नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिलता है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, है ना। मैं इस पहली इक्वेशन को सोल्व करूं और इसको ऐसे लिख सकता हूँ y/x इक्वल टू माइनस का a1/b1, हाँ से लिख सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन को लिखता हूँ मैं y/x माइनस का a2/b2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वल है, तो इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a1/b2 माइनस a2/b1 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, डिटर्मिनेंट लगा दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ a1/b1 a2/b2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये होता है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। मतलब हमने ये जो इक्वेशन थी पहले वाली, इसके कोफिशिएंट a1/b1 को लिखा, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को लिखा। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर माइनस का साइन, b1 को a2 से मल्टीप्लाई करोगे, डेट्स इट, हो गया, ख़त्म। इतना ही तो है ना। मतलब सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में पहले इस नंबर से स्टार्ट करोगे, क्रॉस करोगे, फिर माइनस का साइन, फिर इस नंबर को लेफ्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, सी पॉइंट, अगर a1 है a2 है, ठीक है, b1 है b2 है, तो डिटर्मिनेंट में ये तो क्या होता है, रो 1 है, ये दूसरी रो है, ये कॉलम पहला है, कॉलम फर्स्ट, और ये क्या है, कॉलम सेकंड। समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नई चीज़ें हैं ना आपके लिए, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पर सोल्व करोगे ना। सबसे आपका जो सबसे प्यारा चैप्टर जो आपके लिए बनेगा वो मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट है, जो आपको सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, क्या, ये डेल्टा है भाई, है ना, कि a1 a2 a3 तो लिखना ही है सर, b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3,
इतना तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या, पहली चीज हम इसको देयर आर 6 ways, there are 6 ways to open 3-degree डिटर्मिनेंट। मतलब जो 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम 6 तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वो 6 तरीके कौन कौन से हैं अभी देखेंगे। दूसरा, सेकंड ऑर्डर में तो माइनस का साइन आया था, क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर का था तो हमें पता लग गया कि एक माइनस का साइन आ रहा है। पर इसमें कितने साइन कैसे क्या आएंगे उनको देखते हैं। साइन कन्वेंशन ओपन करते हैं तो क्या क्या साइन आते हैं। पहले वाले के लिए प्लस का साइन आएगा, दूसरे वाले के लिए माइनस, तीसरे वाले के लिए फिर प्लस। मतलब प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। साइन आपको याद हो जाएंगे कि पहले वाले के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इतना आपको करने के बाद आपको करना है कि इसको ओपन कैसे करें। तो तीसरी चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ठीक है। तो या तो ये रो के अकॉर्डिंग ओपन करें या कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम पहले इसको करते हैं रो के अकॉर्डिंग। तो रो यही है, तो पहले मैं A1 को उठाता हूँ। तो मैंने A1 को उठाया। अब क्या करूँगा, इस रो को और इस कॉलम को तो छोड़ देंगे और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे सेकंड ऑर्डर को करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर में B2 को C3 से करेंगे, B2 को C3 से, फिर माइनस B3 C2 हो गया। इसके तो प्लस साइन लगेगा, फिर आएगा माइनस साइन। माइनस किसके लगेगा, A2 के, ठीक है। अब A2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, A2 वाली रो को तो छोड़ दोगे और A2 के कॉलम को छोड़ेंगे। तो कौन कौन से को यूज करेंगे, B1 C1 B3 C3। तो ये हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1, ठीक है। फिर प्लस का साइन, A3 के लिए B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। ऐसे ओपन करेंगे। अब अब एक और मेथड है इसको सोल्व करने का। तो सोल्विंग बाय सोरस मेथड का नाम याद रहे या ना रहे, क्वेश्चन इससे सोल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दी है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है। तो इससे सोल्व करने के लिए हमें करना है, ये A3 है लास्ट वाला कॉलम, तो पीछे के दो को वापस लिख दो, A1 B1 B1 C1 A2 B2 C2 वापस लिख दिया। अब क्या करना है, 3 लाइनें खींचनी है। यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 लाइन, यहाँ से स्टार्ट करोगे 2 लाइन, यहाँ से स्टार्ट करोगे 3 लाइन। अब आगे तो 3 नंबर है ही नहीं तो इसको रहने देंगे। फिर तिरछा कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करते लाओगे 1, फिर इस वाले के लिए 2, ठीक है। फिर इस वाले के लिए ये होगी तीसरी,
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले ये पिंक वाली को देखते हैं, इसको। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आए, A1 B2 C3, फिर प्लस का साइन, फिर क्या आया A2 B3 C1, फिर प्लस का साइन A3 B1 C2। हो गया पिंक कंप्लीट। ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस का साइन लिख दो। फिर सेकंड वाले ब्लैक वाले ब्रैकेट को स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो A2 B1 C3 प्लस A1 B3 C2 प्लस A3 B2 C1। सेम वही आएगा जो हमने पहले सोल्व किया था। ठीक है, अब एक चीज़ और, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तीन चीज़ें। और ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का जो मल्टीप्लाई होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। पहले ब्रैकेट का प्रोडक्ट दूसरे ब्रैकेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और इस पे ही क्वेश्चन पूछा गया है, इस छोटी सी बात पे, कि शोरस मेथड के इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। कैसे पूछा गया है वो हम अभी करेंगे, है ना। तो पहली चीज़ इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे क्या सेकंड ब्रैकेट, सेकंड डिटर्मिनेंट, थर्ड डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करोगे। अब आ जाता है हमारा पॉइंट PNC। PNC से रिलेटेड क्वेश्चन, कि इस चैप्टर में PNC से को रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर इसको एलिमेंट बनने, और ईच एलिमेंट इज either 1 or 2। show नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट बताना है, नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे बताओगे कि ये बोल रहा है हर जगह पे 2 नंबर हो सकते हैं, तो या 1 या 2। मतलब यहाँ पर हम 1 और 2 में से कोई भी भर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। यहाँ पर भी या तो 1 आएगा या 2 आएगा। यहाँ पर भी 1 आएगा या 2 आएगा। मतलब हर जगह को भरने के 2 तरीके हैं, 2 × 2 × 2। टोटल कितने हो गए, 16। तो कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे, 16। सीधा सा क्वेश्चन है सर, इजी था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बताओ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये है कि बाई 0 और 1, बाई 0 और 1 नॉन नेगेटिव। सर इतना भी हार्ड करने के लिए नहीं बोला ना। नॉन नेगेटिव सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे बताओ। तो नॉन नेगेटिव के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं, टोटल हमारे 16 बन रहे हैं, तो इनमें से नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बताओ। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हमें पूछा है कितने नॉन नेगेटिव बनेंगे, मतलब जो नेगेटिव नहीं है। अगर हम टोटल में से जो नेगेटिव है उनको माइनस कर दे तो। हाँ सर, पहली चीज़ हमने सोच ली।
कि मतलब आप बोलना चाह रहे हो हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो नेगेटिव आंसर जो दे। हाँ, तो सर पहला तो यही हो जाएगा, मैंने 1 भरा 1 भरा 1 भरा और इसको 0 ले लिया। तो सर सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे, तो सर ये 0 - 1 आएगा, मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सर इनको पलट दो, 0 1 कर दो, तो भी ये नेगेटिव दे देगा। अब तीसरा, सर इनको तो 1 1 ही रखते हैं, क्योंकि सर ये 0 हो जाएंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। इन दोनों को 0 ले लो, तो भी नेगेटिव दे देगा। इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा। तो टोटल कितने थे? तो टोटल माइनस नेगेटिव। अगर टोटल में से नेगेटिव को माइनस कर देते हैं, टोटल 16 थे और नेगेटिव कितने बने? 3। तो कितने हो गए? 13 हो गए, जो हमें नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाले समझ में आ गए। और अब ये क्वेश्चन है कि बाई 1 और -1 ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर, कि मतलब 1 और -1 को लेना है और हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ये ऐसे डिटर्मिनेंट की, जो 1 और -1 से मैक्सिमम वैल्यू दे और मिनिमम वैल्यू दे। ठीक है, तो सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए तो डिटर्मिनेंट का सीधा सा फॉर्मूला था, अगर 3/3 का, तो ये रहा सर, आपने सोरस मेथड इसीलिए करवाया था, हमें पता है। तो इसको मैं लिख दूँ या कॉपी कर ले, यहाँ से हो जाएगा क्या? ट्राई करते हैं, कॉपी, और यहाँ पर इस वैल्यू को कर देता हूँ मैं पेस्ट। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मतलब हमें सोल्व करने के बाद ये आना चाहिए। और ये बोला है कि 1 और -1 को ही यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? मैं अगर इन तीनों टर्म को, तीनों 1 ले लूँ, तो सबका मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, सबका मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, सबका मल्टीप्लाई ये 1 आएगा, यही आएगा। फिर माइनस, इधर वाले तीनों को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये -1 हो जाएगी, -1 -1। ठीक है, तो ये तो 3 हो गया, ये +3 हो गया, तो कितना आ गया? 6 आ गया ना। पर मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी कि पहले ब्रैकेट का प्रोडक्ट और दूसरे ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इक्वल। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 1। प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका? 1। और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है इस ब्रैकेट का? -1। इक्वल है? नहीं, तो सर 6 भी आंसर नहीं होगा, मतलब 6 मैक्सिमम नहीं होगा। मतलब हमें ये सोचना है कि मल्टीप्लाई दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो सर 1 लिखो, +1 लिखो, +1 लिखो, इधर तो आप यही लिखो। दूसरी तरफ का हम बताते हैं, सर 2 को माइनस लिख दो और 1 को प्लस लिख दो। अब मल्टीप्लाई करो, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इसका प्रोडक्ट 1 और इसका प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है ना, दोनों का इक्वल आ रहा है। अब ये कितनी वैल्यू दे रहा है? 3 + 1 = 4, तो 4 पॉसिबल होगा, 4 तो पॉसिबल हो गया, है ना। मतलब सोच रहे हो ना, 1 और -1 को रखना है और हमें देखना है कि पर प्रोडक्ट भी उनका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा था हमारा कि मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम क्या क्या हो सकती है? अगर ये सारे -1 हो जाएं, लेफ्ट वाले, है ना, और ये वाले हो जाएं +1 +1 +1, तो ये कितना आएगा? -3 -3 - 6। पर ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट -1,
और ये इक्वल नहीं है किसके, इस वाले ब्रैकेट के प्रोडक्ट के। इसका क्या आ रहा था 1, ठीक है। दूसरा लेते हैं -1 -1 -1, ठीक है। और इसको ले लिया -1 +1 +1, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -4, जो पॉसिबल होगा। देखो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है और इसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, और क्या सोच सकते हैं सर, एक चीज़ और सोच सकते हैं, वो आप शायद मिस कर रहे हो। क्या सर, सबको 1 1 ले ले तो 1 1 1, फिर -1 +1 +1 हो सकता है। प्रोडक्ट भी इक्वल आ रहा है और ये 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। तो इस डिटर्मिनेंट ने हमें कितनी वैल्यू दी, 4 -4 और 0। तो दिस डिटर्मिनेंट कैन गिव ओनली 3 वैल्यू। ये जो डिटर्मिनेंट है हमें सिर्फ 3 वैल्यू दे सकता था और इसने दे दी -4 0 और 4। अब इसमें बता दो आप मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। समझ में आया ना, एक बार वापस से, है ना। हमें बोला था कि 1 और -1 को यूज़ करके हमें 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, मतलब इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये थी कि हम कैसे करेंगे। पहली चीज़ तो यही आ जाती है ना, मतलब हम वैल्यू कैसे बताएंगे कि भाई ये मैक्सिमम और मिनिमम कैसे। तो हमने 1 1 डाल दिया कि तीनों जगह +1 +1 +1, और इधर डाल दिया -, तो 3 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गई। पर वो आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पहले ब्रैकेट का प्रोडक्ट दूसरे ब्रैकेट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तो ही ये वैल्यूज़ क्या होंगी, सेटिस्फाई करेंगी। हमने सोरस मेथड में देखा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन कर लिया, ठीक है। तो हमारा PNC का भी सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब जो आएगा हमारा वो आता है माइनर्स और कोफैक्टर्स, है ना, माइनर एंड कोफैक्टर। और ये आपके लिए ज़रूरी और बेहद ज़रूरी है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, है ना, छोड़ना नहीं है और अच्छे से समझना है इसको, माइनर और कोफैक्टर को, ठीक है। तो पहले माइनर को समझ लेते हैं, फिर कोफैक्टर को समझ लेंगे। हाँ सर, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो पहले हम समझते हैं माइनर क्या होता है। माइनर पहले तो डेफिनेशन ही आ जाएगी, पहला पॉइंट कि होता क्या है। तो माइनर्स आर या माइनर ऑफ द एलिमेंट्स आर by obtain by deleting row and column through that element। मुझे पता है ऊपर से गई है डेफिनेशन, थ्रू that एलिमेंट, अंग्रेजी ऊपर से गई है तो हिंदी में समझते हैं। और हिंदी में समझने के लिए थोड़ा सा सब्र रखो, फिर मैं समझाता हूँ। मैंने ये सही लिखा है ना, और इसको एंड लिख देता हूँ, एंड, ठीक है।
पीछे जाएगा क्या ये? चला गया। इसको ऊपर ले आते हैं। डन हो गया। और ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात है, अरे समझा देंगे, रुक जाओ बस, स्टार्ट ही तो किया है अभी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, दिखता कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है? तो इसकी शक्ल हमें देखते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई एम आई जे से इसको डिनोट करते हैं। सर आई और जे क्या है? वही पहले वाला, आई को तो रो बोलते हैं और जे को कॉलम। अच्छा, पर सर ये होता मतलब, अरे सब्र करो, लाइनें आ रही हैं धीरे धीरे। दूसरा एम आई जे होता क्या? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आई। सर समझाते तो जाओ, ये लिख क्या रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। एम आई जे, ए आई जे, अरे बस थोड़ा सा सब्र करते रहो, बस अभी पता लग जाएगा। तुम्हारा उतावलापन ख़त्म हो जाएगा। मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, है ना, डिटर्मिनेंट लिखता हूँ और इसको मैं भर देता हूँ A11 A12। 11 का मतलब समझ में? हाँ सर, पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट। और ये हो गया पहली रो सेकंड कॉलम। A13 हो गया पहली रो थर्ड कॉलम। A21 सेकंड रो पहला कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। हाँ सर, आगे समझाओ आप। अब बात ये है, मैं बोलूँ आपको M22, ठीक है? तो M22 का मतलब है, आपको माइनर बताना है किसका, इसको पढ़ो। MIJ का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ AIJ। मतलब AIJ हमें माइनर बोला है M22 का, तो हम माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ AIJ मतलब A22 एलिमेंट का माइनर बताना है। माइनर बताने का सीधा सा मतलब है, A22 का पूछा है तो उस वाली रो को और उस वाले कॉलम को डिलीट कर दो और बाकी के जो बच गए उनको लिख दो। तो क्या क्या बच गए? A11 A13 A31 और A33, इनको लिख दो। समझ गए? बस इतना ही करना है। तो वापस लिखेंगे, हमें माइनर ऑफ 22 का लिखना है, तो क्या लिखोगे? A11 A13 A31 A33, बाकी को सबको डिलीट कर दिया, है ना। अगर मैं बोलूँ आपको कि A32 का मतलब क्या हुआ? A32 का मतलब सर एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, यही हुआ इसका मतलब, यही हुआ ना, है ना। अगर मैं एक चीज़ और लिखवा लेता हूँ, M33 बताओ। M33 का मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का? A33 का। समझ में आया? मतलब हमें A33 के एलिमेंट का क्या बताना है? माइनर बताना है। तो कैसे बताओगे? सर A33 की जो रो है उसको हटा देंगे और कॉलम को हटा देंगे, तो जो बच गया वो माइनर होगा। A11 A12 A21 और A22 हो गया। समझ में आ गई डेफिनेशन? हाँ सर, ये डेफिनेशन बोल रही थी हमारी कि माइनर्स आर या ऑफ द एलिमेंट आर है भाई, ये केयर नहीं है, ठीक है।
ऑब्टेन बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम थ्रू दैट एलिमेंट, मतलब हमें उस रो और कॉलम को डिलीट करना है जिस एलिमेंट का हमें पूछा है, और बाकी को वापस लिख देना है। डिनोट करते हैं एम आई जे से, ठीक है। और माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे बोले, एम आई जे का मतलब होता है कि हमें ए आई जे एलिमेंट का माइनर बताना है, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल से आपके अच्छा समझ में आ जाता है ना, ऐसा सुनने में आता है। तो एग्जाम्पल लो, डिटर्मिनेंट दिया है, क्या दिया है, 0 1 3 4 -7 2 1 4 5, ठीक है। ये हमें दिया है डिटर्मिनेंट, इसको सोल्व करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं M13 बताओ, माइनर ऑफ 13, मतलब माइनर ऑफ बताना है, माइनर ऑफ A13। A13 का मतलब सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो को हटा दो और थर्ड कॉलम को हटा दो, तो जो बच गया वही क्या हो जाएगा, माइनर। तो क्या बच गया, 4 -7 1 4, ठीक है, ये बच गया। और सर सेकंड ऑर्डर को हमें सोल्व करना आता है, कैसे सोल्व करोगे सर, इसको 4 को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 हो गया। फिर माइनस का साइन लेते हैं, और 7 को 1 से, तो -7 हो गया। और सर ये हो जाएगा 16 + 7, और ये ऐड होके हो गया 23, है ना। आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर ये तो इजी। फिर मैं बोल तो रहा था तुम्हें यार, इजी इजी इजी, मानते नहीं हो। माइनर ऑफ A32 बताना है। A32 का मतलब सर थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटा दो, बाकी को लिख दो। तो थर्ड रो को हटाया, सेकंड कॉलम को, तो क्या बचेगा, 0 3 2 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई आ जाएगा 0 - 12, तो आ गया माइनस का 12। समझ में आया? अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ एग्जाम्पल हो गया, वो आ रही है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि जेई आपको सीधा सीधा परोस के नहीं देता ना चीज़ों को, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखता है। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है अभी समझते हैं। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप जो पढ़ के आए हो ना अभी ऊपर, वही है ना। A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये लिखा हुआ है ना। अगर मैं आपको इसको सोल्व करने के लिए बोलूँ, तो पहले आप A11 लिखोगे, ठीक है, A11 लिखोगे, फिर क्या करोगे, डिटर्मिनेंट लोगे, किसका, उस रो को हटा दोगे और कॉलम को हटा दोगे, और लिखोगे A22 A23 A32 और A33, ये लिखते हो। अच्छा, फिर माइनस का साइन, मतलब सर आप जो पहले मेथड बता दिए उसको माइनर और कोफैक्टर बोलते हैं। हाँ, मतलब सर फिर उसको कैसे बता दिए, अरे सोल्व करना तो बताएंगे ना भाई। अगर मैं उस टाइम आपको माइनर कोफैक्टर नाम लेके सोल्व करवा देता तो आप तो बेहोश हो जाते स्टार्टिंग में, कि ये क्या क्या अजीब अजीब नाम आने लग गए, हमने तो नहीं पढ़ी ऐसे, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, A13, ठीक है। अब A12 के लिए उस रो को और कॉलम को हटा दो, डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा, A21 A23 A31 A32। अब A13 के लिए उस रो को कॉलम को हटा दो, ये बच गया A21 A22 A31 A32, ठीक है। ये आ गया A11। और सर A11 वाले माइनर, इसको क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ 11 माइनस A12 माइनर ऑफ 12 प्लस A13 माइनर ऑफ 13। और ये क्या होता है,
किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू। अच्छा, मतलब डिटर्मिनेंट जो हमें मिला, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो समेशन होती है किसका, -1 की पावर i प्लस जे का, और ए आई जे और एम आई जे। आते ही आप बेहोश। अरे समेशन आते ही तो पागल हो जाते हो ना आप। हाँ सर, हो तो जाते हैं थोड़ा थोड़ा तो, पर सर वापस समझा दो ये लिखा कैसे। सर ये लिखते कैसे हैं? अरे अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूँ इसको वापस से सोल्व करो आप, तो कैसे करोगे? 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना। मैं वापस से खोल ओपन करता हूँ इसको। देखो, आई जे को हम 1 1 डालते हैं, ठीक है। तो आई जे को मैं 1 1 डालूंगा तो -1 की पावर 1 प्लस 1 होगा, ए 1 1 आएगा, और एम आ गया 1 1, फिर प्लस का साइन, ठीक है। अब 1 और 2 डालता हूँ तो -1 की पावर 1 प्लस 2, और ए 1 2 एम 1 2 हो गया। फिर मैं -1 की पावर 1 प्लस 3 डालता हूँ तो ए 1 3 एम 1 3 हो गया। वापस ओपन करोगे सेम आ जाएगा। हाँ सर, फिर समेशन में क्यों लिखा? अच्छा दिखाने के लिए। नहीं सर, ये तो बुरा दिख रहा है। अरे अच्छा है, आपको नहीं पता भी। अब आता है कोफैक्टर। माइनर समझ में आ गया? माइनर होता है किसी भी नंबर का, उसकी रो को डिलीट कर दो, कॉलम को डिलीट कर दो, जो एलिमेंट बच गए वो सारे माइनर, ठीक है। तो सर कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर की डेफिनेशन लिख दो। सर ये डेफिनेशन क्यों लिखा रहे हो? ऐसे ही, माइनर्स अलोंग विद माइनर्स अलोंग विद देयर एलिमेंट पोजीशन एलिमेंट पोजीशन साइन। सर अब ये पोजीशन साइन क्या होता है? अरे साइन कन्वेंशन पढ़ाया था ना, साइन रूल पहले कहाँ गई? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, वही, पर उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया। हाँ सर पता है, आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दोगे उसको लिख के। दूसरा पॉइंट, सर ये दिखता कैसे है, शक्ल कैसी है इसकी? तो रिप्रेजेंट बाई कोफैक्टर है, माइनर सी एम से था तो ये सी से हो जाएगा, और इसको सी आई जे बोलेंगे। सी आई जे का मतलब सर, सी आई जे होता है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। मतलब सर ए आई जे वाली रो को डिलीट को हटा दो, काम ख़त्म, जो बच गया वो कोफैक्टर। फिर माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है? अच्छा डिफरेंस भी बताना था, भूल गया मैं यार। सी आई जे इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। मतलब एम आई जे जो माइनर है उसके आई प्लस जे का क्या करना है? -1 की पावर कर देनी है। मतलब सर नहीं समझ आया, क्या बोल गए आप? नहीं 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 आया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल है ना हमारे पास यार समझाने के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छा समझ आएगा। 1 2 3 0 5 9 2 2 1, ठीक है। और आपको फाइंड करना है M21 एंड C21। सर ये फॉर्मूला होता है C21 का, तो अगर माइनर आ गया तो C21 तो आ ही जाएगा, कोफैक्टर तो आ ही जाएगा। हाँ पहले माइनर निकालो, तो M21 निकालना है। M21 के लिए क्या निकालना है? माइनर ऑफ A21, है ना। तो माइनर कैसे निकालेंगे? A21 वाली रो को और कॉलम को डिलीट कर दो, तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बचा कौन? 2 3 2 1। सोल्व करो। सर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, फिर माइनस का साइन, 3 को 2 से 6, सर -4 आ गया।
ठीक है। अब हमें बताना है C21। C21 का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे, मतलब 2+1 और M21 -1 की पावर हो गया 3 और इसकी वैल्यू आई थी सर -4। ये सोल्व होके आ गया 4। बस सर कोफैक्टर में तो जोर ही नहीं है, अगर माइनर आ गया तो कोफैक्टर भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं जो आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर लिखाया था उसके जैसा यहाँ पे लिख दें, वो ये इजी है। वो उसमें वो माइनस प्लस का साइन आ गया था आपके, है ना, AI सर वो कैसे हो गया था, नहीं समझ आया, वापस आ जाएगा। A23 A31 A32 A33। ठीक है, अगर मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ इसका तो मैं A11 लिख सकता हूँ, C11 फिर प्लस A12 C12 A13 C13। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर वो -1 प्लस आपने जो समेशन लिखा था ना, मतलब इसको हम लिख सकते हैं AIJ CIJ। ठीक है, और इसमें J जो है ये 1 से कहाँ तक है, 3 तक। सर इसी को हमने लिखा था ना, AIJ तो आपने सेम रखा और CIJ की जगह I प्लस J और -IJ, तो ये माइनर के रूप में लिखा गया। मतलब हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कोफैक्टर और माइनर के वैल्यू में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, समझ गए। हाँ सर ये इतना समझ गए आज, तो रिमार्क डालो आप। रिमार्क क्या है, पहले वाला, सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली रो column with their corresponding cofactor gives the value of their determinant। इसका मतलब क्या हुआ, कोई समझाएगा? वापस से पढ़ो सर। ये बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली रो एंड कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर हमने A11 लिया है ना एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर भी 1 ही लेंगे, और 1 2 लिया है कोफैक्टर भी 1 2, 1 3 लिया है तो कोफैक्टर भी 1 3, तो ही हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं है अलग रो ले गए, एक दूसरी अलग कॉलम ले गए, फिर एक रो 1 3 उठा ली, दूसरी रो 3 2 उठा ली, ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर होने चाहिए और फर्स्ट रो के ही क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। समझ में आ गया, इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली रो, ये चेंज हो जाते हैं यार, कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर गिव्स द वैल्यू ऑफ देयर डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। अब आती है दूसरी क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, एक काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ भाई, इसको ही मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ तो सही रहेगा, है ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
क्या आसानी हो जाएगी सर? अच्छा, ओनली की नहीं था, एनी रो था। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं और अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा एनी और देयर डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। यहाँ से मैं डिलीट करना स्टार्ट करता हूँ इसको। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और अब लिखो ऑफ अनदर रो और कॉलम, रो और कॉलम गिव्स 0। इसका मतलब भी समझा दो सर, क्या बोल दिया? तो इसका मतलब ये है भाई कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ अनदर रो। मतलब अगर मैं A11 लूँ, ठीक है, और C11 प्लस A12 और C12 A13 C13, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं ये ले लूँ A11 और ये ले लूँ A21 क्यों बोल रहा हूँ यार, C21 और A12, इसको ले लूँ C22 A13 C23 ले लिया मान लो, तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर हम दूसरे कोफैक्टर को ले लेंगे ना, दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर को ले लेंगे, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। प्रॉपर्टी याद रखना ये अच्छे से, भूल मत जाना। कभी भूल जाओ, चैप्टर पूरा हुआ नहीं उससे पहले भूल जाओ, पूरा होने के बाद तो भूल जाना, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? इफ़ डी डैश is the determinant obtained by replacing the elements। इनको लिख लेना, मेहनत कर लेना। मैं भी लिख रहा हूँ ना, सिर्फ इसी वजह से लिख रहा हूँ, नहीं मैं पीपीटी ले आता सीधा और सीधा आपको दिखा देता कि ये होता है भाई, है ना। पर मैं लिख इसीलिए रहा हूँ कि तुम भी लिखो, क्योंकि लिखने से चीज़ें ये ऐसे वो नहीं होगा, दिमाग में नहीं जाएंगी। ठीक है, दिखता है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लेके बैठोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स देन, मतलब डी डैश जो होता है वो हो जाएगा DN-1 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ऑर्डर है वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? वापस से समझा तो एक बार, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब के लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं ना यार। A11 हो, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये हमें डिटर्मिनेंट देती। अब इस डिटर्मिनेंट और ऑर्डर कितना है? n=3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि इफ़ डी डैश इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डी बाय देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अगर हम कोफैक्टर से उसको क्या कर दें, डी डैश के एलिमेंट मान लिए, जो डी डैश है ये कोफैक्टर से बनी है, C1 C12 C13
मतलब जो डी जो डिटर्मिनेंट थी उसके कोफैक्टर से एक हमने डिटर्मिनेंट बना दी, C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है, इससे एक डिटर्मिनेंट बता दी। और जो हमने बोला ये फॉर्मूला जो है कि जो डी डैश बनेगी वो डी की पावर n-1 बनेगी। मतलब अगर डी डैश को, तो डी डैश क्या आनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 3 रखते डी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब डी स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करके हमें डी डैश मिलेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो सच में ऐसा होता है क्या, देखते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग आया, अकॉर्डिंग टू लो रिटर्न अबव, हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा ना उसके अकॉर्डिंग आया है ना। अब एक काम करते हैं हम, है ना, डी को और डी डैश को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डी क्या है, C11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और ये क्या थी, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को रो से, इसमें किससे करेंगे, रो को रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो भाई। तो ये आ जाएगा A11 C11 A12 C12 A13 C13, ठीक है। अब A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, बाकी के ये मल्टीप्लाई आप लोग करते रहना ना। यहाँ वाला सेकंड, इसका सेकंड कॉलम क्या आएगा, A11 C21, है ना। मतलब ये वाला जो रो है भाई, ये पहले तो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड वाले से, फिर थर्ड वाले से। लेकिन सेकंड वाला थर्ड वाला तो जीरो देगा, क्यों देगा, अरे सेकंड जो रूल लिखवाया था रिमार्क में वो क्या था, अगर दूसरे एलिमेंट से, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो दे देता है। तो A11 को C21 से करोगे जीरो दे देगा वैल्यू, मतलब ये भी जीरो दे देगा, समझ गए। मतलब ये जो आया हमारे पास, ये क्या आता है, डिटर्मिनेंट आता है, डी की वैल्यू आती है 0 0 0, बाकी के सारे क्या हो गए 0 0। और ये क्या मिल गया हमें, डायगोनल। और इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, D3 आएगा। सोल्व करके देख लो, अगर मैं फर्स्ट रो को लेता हूँ तो ये आएगा D² - 0, बाकी के सारे 0। तो ये आ गया यहाँ से D3 और ये हो गया D डैश। तो D डैश कितना आ जाएगा, D²। समझ में आ गया, मतलब D² ही होता है। अगर किसी में डिटर्मिनेंट के, अगर उसके कोफैक्टर को लिखें तो जो डिटर्मिनेंट हमें मिलता है वो इस वाले डिटर्मिनेंट की पावर 1 कम होता है। समझ आ गया, हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ गया, ठीक है। तो हमने माइनर और कोफैक्टर कर लिया है, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाय।